बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर देखा जाए तो आज के दिन की बड़ी खबरें ये हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल मचती हुई दिखाई देती है। आज एक बड़ा ऐलान हुआ है और वह ऐलान ये हुआ है कि 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी है और कहा यह है कि मंजिल हमारी इस्लामाबाद होगी और मकासद के हुसूल तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मकासद का हुसूल क्या है कि वो कैदी जो इस वक्त कैद के अंदर मौजूद हैं, उनके नज़दीक उनके ऊपर सियासी केसेस हैं, उन केसेस का जब तक खात्मा करके उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो जाती तब तक वो एहतजाज जारी रहेगा। फिर 26वीं आईनी तरमीम की वापसी करके आइन अपनी असल हालत में बहाल नहीं हो जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। और उसके अलावा बड़ी बात यह है कि हमारा मैंडेट जो है इलेक्शन के बाद का वो हमें वापस नहीं दिया जाता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और कहा गया कि मुज़ाकरात किससे करने हैं, कब करने हैं, कौन से लोगों के साथ करने हैं, उसका जो फैसला है वो कमेटी करेगी। लेकिन कमेटी के अंदर कौन से लोग शामिल होंगे वो नाम अफशा नहीं किए गए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा ने ये बाकायदा तौर पे आज एहतजाज की कॉल दी है और इसके साथ साथ उनके जो वकील हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पे एहतजाज की कॉल दी है और ये कहा है कि एक एहतजाज को लीड जो है वो अली अमीन गंडापुर करेंगे। अली अमीन गंडापुर के भी इस बारे में बयानात आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कल का दिन बड़ा अहम है केसेस के हवाले से। कल आइनी केसेस के पहले दिन का जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें 6 रुकनी बेंच होगा जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसकी सरबराही कर रहे होंगे। उसमें इब्तदाई तौर पे केसेस क्या लगने हैं? सदर आरिफ अलवी की बरतरफी के हवाले से, यानी वो सदर जो जा चुके, नए सदर आ चुके, इलेक्शन हो चुके, उनकी बरतरफी के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत होगी कल। और साथ ही साथ इंतखाबात के हवाले से केस है उसकी समाअत होनी है। और उसके साथ साथ ये भी बात कि इलेक्शन जो हैं वो फरवरी या मार्च के पहले महीने में मुनक्किद करवाए जाएं। ये दरख्वास्त इलेक्शन की तारीख आने से पहले दी गई थी, उसकी समाअत सुबह होनी है। और ये मजमूई तौर पे 18 केसेस हैं कल जिनकी समाअत होनी है और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 2 दिन हैं, 15, 14 और 15 तारीख को तकरीबन 16 केसेस की समाअत होगी जो आइनी केसेस होंगे। इनकी समाअतें होनी है और इस हवाले से बड़े फैसले मंजर आम पे आने हैं। दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे में जो तोड़ जोड़ है उसके हवाले से बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझ जो बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मार्च की कॉल है, इस पे अमल दरामद कैसे होगा? हुकूमती इंटेंशंस क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, याद करें मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, आपने कहा था मुलाकात नहीं हुई तो अब क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था कि 24 घंटों में या 48 घंटों में ऐलान हो जाएगा और ये 24 घंटे पूरे नहीं हुए और एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो गया। जिन लोगों के जहन में ये बात थी और जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान से मुलाकात, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना करवाने के बाद कोई भी लाया अमल आगे नहीं जा सकता, तो ये सबसे बड़ी उनकी गलतफहमी थी। सारी प्लानिंग बहुत दिन पहले बन चुकी थी, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ वक्त के मुताबिक हो रहा है और सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से ये गेम तैयार की गई है। एक तो बात आप ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से। आज बहुत से लोगों ने बहुत से दावे किए हैं, बल्कि मैं सुन रहा था कुछ लोगों ने तो ये दावे कर दिए हैं कि जनाब गवर्नर राज लगने जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर राज का भी कोई शौक पूरा कर ले वो ख़त्म हो जाएगा। गवर्नर राज अब किस बुनियाद पे लगाएंगे? एहतजाज करने के बुनियाद पे? तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में लगा दें आप गवर्नर राज। अगर आप गवर्नर राज इस बुनियाद पे लगाएंगे कि सूबे के अंदर बिल्कुल जो है वो अमन अमान नहीं, तो सबसे पहले आपको बलूचिस्तान में लगाना पड़ेगा। और अगर आप गवर्नर राज इसलिए लगाएंगे कि वज़ीर आला KPK जो है वो किसी जुलूस की क़यादत कर रहा है, तो इस वक्त से पहले बता दूं मैं, इन जलसे और जुलूसों की क़यादत 5 लोग कर रहे हैं। 5 मुख्तलिफ जगहों से 5 बड़े जुलूस निकलने हैं, 5 बड़े मार्च होने हैं। आप उस पर क्या? अच्छा, अगर पंजाब से एक मार्च निकल आता है और बहुत बड़ा मार्च होता है तो क्या पंजाब में गवर्नर राज लग जाएगा? अगर एक बलोचिस्तान से इस तरह निकल आता है तो क्या बलोचिस्तान में लग जाएगा? और अगर एक सिंध से निकल आता है तो क्या सिंध में लग जाएगा? बताएं ना यासर, ये बुनियाद नहीं होगी। ये धमकी है जो आज इसके बाद मैं सुन रहा था। गिरफ्तारियां ऑलरेडी उन्होंने करना है, लेकिन आप जेहन में रखिएगा लाहौर हाई कोर्ट ने
एक हुक्मनामा जारी किया था कि आज के बाद नज़रबंदी के कोई अहकामात जारी नहीं होंगे। यासर साहब याद है ना? जी, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगहों पे होती हैं। हाँ, आप तोड़फोड़ करें, बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज का जमहूरियत में हक मौजूद है, और अभी तक तो जमहूरी ही दौर है ना, जमहूरी हुकूमत है, तो फिर जमहूरियत का हक मौजूद है। क्या मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च नहीं किया था? क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई मार्च नहीं किया था? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने भी मार्च नहीं किया था? तो जब इन सब लोगों ने मार्च किए थे, तो फिर इस मार्च को रोकने की क्या ज़रूरत है? जाने दें। हाँ, अगर किसी जगह कोई तोड़ फोड़ करता है, किसी जगह को नुकसान पहुंचाता है, तो आप कानूनी तौर पे बिल्कुल इस पे हरकत पे कानून को आना चाहिए, सख्त तरीन इक़दाम करना चाहिए। लेकिन आप एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, आपको मैं खबर दे देता हूँ, 24 तारीख से पहले ही एक बड़ा सियासी धमाका हो जाए। यासर साहब, 24 नवंबर से पहले एक बड़ा सियासी धमाका हो जाना है, और उस सियासी धमाके की जो असरात होंगे ना, वो आपकी मेरी सोच से ज़्यादा होंगे। तो लिहाजा ये आप जहाँ तक किस तरह कामयाब होगा, ये तो आपको पीटीआई का कोई बंदा बता सकता है, या आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके पास अंदर की खबरें होती हैं। मेरे पास तो जितनी जो खबर थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, और मैं उसी खबर पर जाता हूँ। हालांकि आप कल की एक खबर की शर्त भी हार के गए हुए हैं, और उसके बावजूद भी आपके अंदर का जो इंसान है उसने ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि आप अपनी बात पे हाँ कर दें। चले, उसकी सदाकत में किसी और तरफ से नहीं, क्यों लेंगे? कल आपने मौके पे ली है जी, फयाज साहब गवाह है। ज़रा गुफ्तगू मैं ज़रा सुनवा दूँ जो अलीमा खानम साहिबा ने गुफ्तगू की और अली अमीन गंडापुर साहब ने इस एहतजाज को लेकर गुफ्तगू की, वो ज़रा सुनवाइए जी। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए फाइनल कॉल की तारीख दे दी है। 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था वो आपसे चोरी कर लिया गया, वो दे दिया गया गिने चुने लोगों को। फाइनल उसका रिजल्ट है, आपने 26वीं तरमीम में देख लिया। डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे, और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे तो वापसी नहीं है उस वक्त जाता, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। गुफ्तगू आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की और अलीमा खानम साहिबा की सुन ली है। राना साहब, बहुत सारे लोग इस एहतजाज की कॉल को इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि ये एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने सबसे पहले ब्रेक नहीं की, बल्कि बानी PTI की अपनी हमशीरा ने सबसे पहले ब्रेक की। मैंने कहा था ना कल, याद है? देखिए यासर, मैंने कल कहा था बुकला, याद है जी? अगर आप कल का क्लिप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। और फिर मैंने कहा था इनकी फैमिली के अंदर से बात हो जाएगी। कप्तान के रूट्स ख़त्म नहीं हो सकते, ये चाहें भी तो रूट्स ख़त्म नहीं हो सकते। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास तो ये भी इतला है कि कॉल आज दी गई है, लेकिन बहुत से रहनुमाओं को पहले पता था कि ये फ़ाइनल तारीख़ है, और उसकी तैयारी तो ऑलरेडी जारी थी, और उस तैयारी पे सारा कुछ चल रहा था। चले, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कुछ ऐसे मौजूद हैं अफराद, मैं उनका नाम आपको नहीं लेता, 29 के करीब MPMNAs हैं, 29, जिनको सख्त वार्निंग दे दी गई है। ये लिस्ट बनी है कि जनाब, नहीं, वार्निंग किसने दी? PTI ने। अच्छा, कि एक लिस्ट बनी है कि जिसमें कहा गया कि जनाब ये लोग जो थे, ये ना सवाबी जलसा, ना फलां जलसा, ना फलां जलसा, ना फलां जुलूस, ना फलां एहतजाज, पूरी एक ना उसमें नहीं आते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम लिखा हुआ था कागजों में समझौता ग्रुप, समझौता ग्रुप लिखा हुआ था। अच्छा, कंप्रोमाइज ग्रुप। तो ये कंप्रोमाइज, और यहाँ तक लिखा हुआ था कि ये इनमें से कुछ लोग अपने आप को खुद गिरफ्तार करवा लेते हैं, और 2 दिन के लिए सरकारी या 3 दिन के लिए सरकारी मेहमान बन के, क़यादत को यही शो होता है जनाब, ये होते बाहर तो सब कुछ होता। तो एक तो उन सबको सख्त वार्निंग दी गई है, उनको वार्निंग बाकायदा ये कहा गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरा, उनके हलकों में नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, यहाँ तक लोगों को बाकायदा तैयार किया गया है कि अगर नंबर 1 नहीं कर रहा, नंबर 2 करेगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं तो 6।
6 लेयर्स लीडरशिप उन्होंने बिल्कुल कर दिया। और ये इनके पीटीआई के लिए भी अब ये आखिरी गेम है ना। अब पीटीआई ने क्या इस राउंड को जीतना है। अगर तो पीटीआई राउंड जीत गई तो पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात बन के उभरेगी, और अगर पीटीआई ये राउंड हार गई तो फिर पीटीआई के पास बाकी बचने के लिए है कुछ नहीं। वो उनको अब अपनी कश्तियां, मैंने बात की प्रोग्राम में आने से पहले एक शख्स उनके जुम्मेदार से, उन्होंने कहा जी हमने तो कश्तियां जला दी, अब हम जा रहे हैं कि हम वैसे भी तो हमारे पास कुछ नहीं है ना, हम एमपीए बन के भी कुछ नहीं है, हम एमएनए बन के भी कुछ नहीं है, हमारे जो अपोजिशन लीडर है जिनके पास वफाकी वजीर का ओहदे के बराबर इख्तियारात होते हैं, उनको एक आम चौकी में पकड़ के बंद कर दिया जाता है। हमें जब चाहते हैं हमारे घरों की दीवारें तोड़ के हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमें जब चाहते हैं हमारे साथ जो मर्जी कर लें, तो हम क्यों ना फिर इसको अपनी आखिरी बाजी समझ के खेलें। लेकिन एक चीज़ और आपको बताता चलो, एक मुज़ाकरात पर भी आज मीटिंग हो रही है। इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो किसी जगह कोई मीटिंग जारी है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, सही, और वो मुतालबात जो माने जा सकते हैं उन पर काम किया जाए, और जो मुतालबात माने नहीं जा सकते उन पर उन्हें कहा जाए कि भाई आप जाके अदलिया पे आपके केसेस हैं, आप अदलिया से जाके इंसाफ लें, अपने सबूत पेश करें। ये भी बाकायदा एक लॉबी जो है ये इस पे काम कर रही है। और मेरी इत्तला ये है कि आप जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त ये मीटिंग किसी जगह जारी है, और इस मीटिंग का हतमी रिजल्ट जो है वो 20 नवंबर तक निकल आएगा। या तो 20 नवंबर को तक मुज़ाकरात की आपको टेबल सजी हुई नजर आ जाएगी, या फिर 20 नवंबर के बाद आपको दमादमस्त के अंदर होता नजर आएगा, गिरफ्तारियों की सूरत में, नज़रबंदियों की सूरत में, नाकाबंदी की सूरत में, कंटेनर्स के बाजार की सूरत में, किसी भी सूरत में आप ले सकते हैं। सही। राणा साहब, अगर वो उसी इशू पे हम बात कर लें, स्मॉग वाले इशू पे, स्मॉग की जो मौजूदा कैफियत, क्यों नहीं है स्मोक, किसने क्या स्मोक है? चले मैं वो सुनवाता हूँ आपको। वो मरीम नवाज़ साहिबा की ज़रा गुफ्तगू सुनवाइए कि मरीम नवाज़ साहिबा स्मॉग के बारे में क्या राय है। मरीम नवाज़ साहिबा के बाद जरताज गुल साहिबा की भी गुफ्तगू सुनवाइएगा। का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है, और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है, ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म। हमें हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पर वो लोग, सरकारी अफसरान से लेकर हुक्मरान वो हैं जो इस पर इसका सद्देबाब नहीं कर रहे। यासर साहब, रात की आपको एक वाक़या सुनाऊं? जी जी। रात को यहाँ से मैं निकला तो मैं एक होटल में बैठ के खाना खाने लगा। घर से आजकल नहीं बंद? गैस नहीं थी जी। अच्छा, हाँ, ये भी गैस नहीं थी। बल्कि मैं आपको मजे वाली बात बताऊं, मैं प्रोड्यूसर साहब को बिल नहीं भेज सका, मैं बिल भेजता अपने घर का। हाँ। गैस नहीं है, 13,200 रुपया गैस का बिल आया, तैयार ही पकड़ लो, बिजली का खर्चा गैस से ही निकालेंगे। 13,200 रुपया, पिछले माह 2,200 रुपया बिल था, इस माह 13,200 रुपया गैस का बिल है, इसलिए कि गैस नहीं आ रही। वो हमारे अवैस लगारी साहब वजीर तवानाई, उन्होंने भी तो आवाम को मशवरा दिया ना, गैस की बजाय बिजली इस्तेमाल की। हाँ ठीक है ना, उन्होंने कहा इस तरह नहीं तो उनका करेंगे ना, आप फ्री में गेरे देंगे ना, एक गेरियंज पाया सन। अब मैं उस होटल पे बैठा था तो अचानक मुझे पता चला जी कि फूड वालों की टीम आ गई है। हलचल सी मच चुकी। अच्छा, मैंने कहा फूड चेक करेंगे। उन्होंने एक पकड़ा, उसने कहा ये नान कितने का? उसने कहा जी 20 रुपए का। उन्होंने कहा 14 रुपए का नान है, पंजाबी बोल रहा है वो आदमी ना, 14 रुपए का नान है तो 20 का भेजना पे। उसने कहा भाई जान होटल है, वेटर है, नान पैकिंग करते हैं, सारा कुछ है, 14 रुपए का नान आप मुझे लाहौर में किसी जगह दिखा दें, हमारी लिस्ट के मुताबिक 14 रुपए का है। 14 जो से 20,000 जुर्माना। उसे ये नहीं कहा कि तूने बार भी क्यों लगाई हुई है, उसका धुआं जा रहा है कहीं। उसे ये नहीं देखा उसने कि यार उस होटल में अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये देखा है। यानी ये इनकी है कि 20 रुपए का नान क्यों बिक रहा है, 14 रुपए का नान है किसी जगह? मिलता नहीं, अगर मिलेगा पापड़ मिलेगा आपको। मैं कह रहा पापड़ भी मुझे किसी जगह दिखा दे 14 रुपए का। 14 रुपए की तो रोटी नहीं मिल रही। वो उस दुकान, सिर्फ उस होटल को निशाना बना के, शायद उस होटल वाले ने उसे मुफ्त खाना नहीं दिया, या वो होटल चलता ज्यादा था, कोई चीज नहीं, उसकी सफाई बेहतरीन थी, हर चीज बेहतरीन थी, तो उन्हें ये नान 14 रुपए का बेचना।
आप मुझे बताएं, कोई शख्स एक 14 रुपए का नान पड़ता ही नहीं, किस तरह बेच देगा जी? आपको किसी जगह पे 14 रुपए का नान मिले? आप भी सारा दिन आवारागर्दी करते हैं ना खाने पीने में मैं कह रहा हूँ, ऐनक ना लाओ, ये तो उसी खुआना भी है। तो बात ये है कि खाने पीने में आप भी तो बाहर ही जाते हैं ना, मेरी तरह आपको भी घर से नहीं मिलता, कह देते हैं। सर मुझे मिलता है, मैं घर से ही खा के आता हूँ, घर ही जाके खाता हूँ। तो बात यह है कि यासर साहब, ये आलम है गेरे ही हर पास है ना। तो मुझे बताएं, आप वज़ीर आला पंजाब ने जो बात की है, इसके बाद कुछ चीज़ रह जाती है? आप कह रही हैं, मरियम साहिबा मेरी वज़ीर आला कह रही हैं कि हम अगले साल से वही आप वाले हिसाब के ब्याह ही ना करो लो। नवंबर दिसंबर जनवरी शादियाँ बंद, शादी हाल बंद, मेकअप कर देंगे, ब्यूटी पार्लर बंद, सारा कुछ ही बंद। और आप इस तरह कर देना यार, आप अवाम को घरों के अंदर बंद कर दें। स्मोक, आपको पता रात को कितनी स्मोक थी? रात में तो फॉग का भी मिक्सचर था उसमें। तो अब भी ये बाहर निकल के देखें जरा। आप चूंकि गाड़ी में जाते हैं ना, अगर आप बाइक पे जा रहे हो ना, अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आपको पता चले क्या आलम है उन बाइक वालों का। गाड़ी वाले तो चंद लोग हैं, अमीर लोग हैं चंद, वो गाड़ियों में जाते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी का शीशा बंद किया, अंदर हल्का एसी लगाया, घर पहुंच के घर के दरवाजे में गाड़ी खड़ी की, मास्क लगाया। वो जो गरीब आदमी बेचारे मेरे जैसे मोटरसाइकिलों पे जाते हैं ना, उनसे जाकर पूछे उनका क्या हाल है। बाहर देखें कितनी स्मोक है। लेकिन मैं बता दूं आपको, मेरी वजीर माहौलियात वहां बैठ के ना एक सिस्टम बना रही है, वो डायरेक्ट वहां से सिस्टम नहीं आना है पाकिस्तान। अच्छा। और सारी स्मोक खत्म हो जाए, सारी स्मोक। आज तो पिंडी में है, आज तो इस्लामाबाद वाले चीखे मार रहे हैं। अब जरताज गुल के पीछे कोई चीज नजर आ रही थी? आप रात में सफर नहीं कर सकते, मियां साहब आप को भी दिन एक में वक्त सफर नहीं कर सकते। मियां साहब को भी एक वक्त में पीछे नजर नहीं आता था कुछ। नहीं, वो तो मियां साहब नहीं है वाकई, ये बात दुरुस्त कही है, पीछे मैं देखा नजर ही कोई नहीं आता। लेकिन ये तो स्मोक है ना। बात आप स्मोक की करें, जरा एक महंगाई की बात भी कर लें। माजी करीब में अगर तमाम जलसों का हम अहवाल देख लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल किए गए थे, और बिलखुसूस पंजाब में या इस्लामाबाद की हुदूद क़यूद के अंदर, तो वहाँ पे जिस तरीके से रिटेलिएशन देखने में आई थी या जो इकदाम उठाए गए थे, उसमें आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और हुकूमत की तरफ से वो बेजा पाबंदियां लगाई गई थी कि जिसके समराज जो थे वो सही तौर पे भी देखने को नहीं मिले, और उसकी हाइप मजीद बढ़ती गई। अब की बार क्या हुकूमत खुली छूट देगी, या फिर बकौल राना सनाउल्लाह साहब के इस तरह के बयानात दिए जाएंगे कि हम कफन बांध के आएंगे, तो हम ऐलान जंग करने आ रहे हैं, तो आगे से फिर जो है वो आपको किस तरीके से वेलकम किया जाएगा? तो इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, गुज़श्ता दिनों आपने बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल सियासी जमात है पाकिस्तान की, तो इन्हें जलसे करने की क्या ज़रूरत है? समझ से बाला तर है कि ये जलसे क्यों कर रहे हैं। तो अभी ये जो फाइनल कॉल एहतजाज की दी गई है, इसको किस नज़र से देखता? नहीं, जलसे करने की मैंने बात नहीं की। मैंने कहा था सवाबी में या उधर ये साबित करना मकसद नहीं है कि आप मकबूल पार्टी हैं। वो तो पता ही है कि आप मकबूल पार्टी हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसे टैक्टिक्स हों कि जिससे इस्लामाबाद के ऊपर दबाव पड़े, तो आपने वो देखना है। आज ये जो अब ऐलान किया गया है एहतजाज, और ये आगे कैसे बढ़ता है अब देखते हैं, क्योंकि पहले जो इस किस्म के एहतजाज हैं, देखिए ना, पाकिस्तान में एक नॉर्मल पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही। यहाँ पर तो आप एक तरफ तो लोग हैं जो कि निहत्ते हैं और जो एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत है जो कि लाठी बरदार है, बंदूक बरदार है, और वो आपके ऊपर तशद्दुद, बर्बरियत और फस्तायत के साथ उसका जो है वो जवाब देती है। तो इसका शॉर्ट टर्म के अंदर हल जो है वो देखने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में तो ये अनफॉर्चुनेट होता है किसी भी मुल्क के लिए कि आप पॉलिटिशियंस को, ख़ुसूसन निहत्ते जो लोग हैं, जब आप उनको सियासत से बाहर कर देंगे, तो असूली तौर के ऊपर तो अगर हुकूमत में कोई अकल हो तो वो इस तरह के एहतजाज को होने से पहले ही बातचीत के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए नीचे लाने की टेम्परेचर कोशिश करे। क्योंकि अगर आप हुकूमत में हैं तो देखिए ना, आपका तो मुद्दा ये होना चाहिए कि जो हुकूमत है उसमें कोई ज़्यादा रिपल्स ना हो, कोई ज़्यादा जो है वो कोई झगड़े लड़ाइयाँ ना हो रहे हों, और आप आराम से जो हुकूमत है वो चले और आप भी हुकूमत करें और को मुल्क के लोगों को भी जो है वो उसका फ़ायदा हो।
अगर आप हर वक्त लड़ाई, मार कुटाई, झगड़े में रहेंगे तो जाहिर है कि उसके फिर नुकसानात होंगे। और अभी हमें जो अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, ये हुकूमत की इसी पॉलिसी के नतीजे में। अच्छा फवाद साहब, एक आज हुकूमत के चाहने वाले कुछ लोगों ने ये बात की है कि जी हो सकता है 24 तारीख को अगर ये जुलूस निकालते हैं, एहतजाज करते हैं, तो गवर्नर राज का ऑप्शन फौरी तौर पर KPK में इस्तेमाल हो। आप समझते हैं ये हल है या क्या गवर्नर राज लग सकता है? नहीं, गवर्नर राज में पहली बात तो यह है कि प्रैक्टिकलिटी उसकी नहीं है। तो कोई उसको हाई कोर्ट या जो भी है, अदालतें जितनी भी हैं, शायद मुश्किल होगा पेशावर हाई कोर्ट के लिए उसको सस्टेन करना। और उसके बाद ये अली अमीन गंडापुर के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है पर्सनली, क्योंकि सियासी तौर के ऊपर उनका कद और ऊंचा हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि मुल्क के अंदर जो बेयकीनी की कैफियत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि जो बुनियादी तौर के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो यही है ना कि जी जो लाठी और बंदूक का इस्तेमाल है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो वो तो आपने पहले ही बढ़ाया हुआ है। अब 2 साल में जो कुछ हुआ है इस मुल्क में वो आपके सामने है, और अगर इसमें मज़ीद इजाफा होगा उससे भी कोई पाकिस्तान को फ़ायदा तो नहीं होगा, ना ही हुकूमत को फ़ायदा होगा। इसको तरीका यही है, 2 ही तरीके हैं ना जी, या तो आप यही करेंगे कि आप सबड्यू करेंगे, तशद्दुद करेंगे, दूसरा तरीका ये है कि आप बातचीत करेंगे। तो अल्लाह करे कि हुकूमत को अल्लाह अक्ल दे और वो बातचीत की तरफ आए और मामलात को थोड़ा बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करें। अच्छा फवाद साहब, माजी में ये होता था कि अगर हुकूमती रहनुमाओं के ऊपर कोई जुमले कसे जाते थे तो पॉइंट आउट किया जाता था ये फ़लाँ जमात का हो सकता है, फ़लाँ जमात का हो सकता है, या फ़लाँ जमात का हो सकता है। अब वफाक की किसी भी इत्तेहादी जमात के शख्स के बारे में कोई बात की जाए तो सीधा पॉइंट आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया जाता है। आज का ही वाक़या, ख्वाजा आसिफ साहब को कत्ल की धमकी मिली और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो वो पॉइंट आउट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो दहशतगर्दी, अनारकी और फितना फैलाना चाहती है। तो ये सारा मरकज़ एक ही तरफ क्यों है और इसके असरात क्या होंगे? क्योंकि देखिए ना, पहली बात तो ये है कि देखिए नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा बुरा मनाया है कि लोग उनकी गाड़ियों के पीछा करते हैं और उन पे आवाज़ें कसते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी हुआ है, इससे पहले फाइज ईसा के साथ भी हुआ है। और ये वाक़यात में जो तवातुर है वो इसलिए आ रहा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर तलखियाँ बहुत बढ़ा दी गई हैं। जब आप लोगों के घरों में घुस के उनकी ख़वातीन को बेइज्जत करेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, एक घरों को तोड़ देंगे, गाड़ियों को तोड़ देंगे, कारोबार तबाह करेंगे, तो फिर लोगों ने अपना गुस्सा कहीं तो निकालना है। अब वो गुस्सा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बेसिकली तो इन्हीं लोगों में से है ना, पाकिस्तान के लोगों से ही है, और वो गुस्सा वहाँ पे निकल रहा है। इसीलिए मैं बार बार ये दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान में टेम्परेचर्स नीचे लाने की ज़रूरत है। अगर टेम्परेचर्स आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर इसका हालात का इदराक होना चाहिए ना हमें कि हम किधर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, एक सियासी कारकुन भी हैं आप और आपकी बड़ी गहरी नज़र भी है और आप बड़ा गहरा तज्जिया भी रखते हैं, 24 का एहतजाज होगा या उससे पहले कोई सियासी धमाका हो के मुज़ाकरात हो के मामला हल हो जाएंगे? अभी कुछ मालूमात नहीं है मेरी। पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने 24 की तारीख का इंतखाब क्यों किया। अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने 24 की तारीख जो है वो पहले ही दे दी थी और सवाबी के जलसे में अनाउंस किया जाना था, लेकिन समहाउ वहाँ पे ये तारीख अनाउंस नहीं की गई। लिहाजा इमरान खान ने आज फिर ख़ुद वो उसका ऐलान कर दिया है और आज ऐलान अलीमा खान ने किया है। मैं पहले से ये कह रहा हूँ कि अगर तो इमरान खान ये तहरीक बेस्ट तो ये था कि एक अलाइंस बनता और वो अलाइंस तहरीक को लेके आगे चलता, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मौलाना फजलुर रहमान हो, जमात इस्लामी हो, GDA हो, ये सारे अकेले इस वक्त फिर रहे हैं। हुकूमत को एडवांटेज इस वक्त ये है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं है। अगर मेरी राय में PTI का एहतजाज जो है वो असूलन तो देखिए 9 फरवरी को होना चाहिए था, जबकि इलेक्शन रिजल्ट उनकी आंखों के सामने चोरी किए जा रहे थे। और अगर 9 फरवरी को नहीं करना था तो फिर अलायंस जो है वो बनाना जरूरी था।
अलायंस ना बनने की वजह से अब सारी अपोजिशन जमातें जो है वो अकेले अकेले लड़ रही हैं, और जाहिर है कि अकेला अकेला लड़ना उतना इफेक्टिव नहीं है जितना मिल के इकट्ठा होकर लड़ना है। तो अब ये एहतजाज जो पीटीआई कर रही है, इसमें अभी एक फ़र्क तो यूँ लग रहा है कि इसका जो लीडिंग है, इसमें लीड रोल शायद खान साहब की जो फैमिली है वो लेगी। और अगर इमरान खान की बहनों ने, उनकी बेगम बुशरा बीबी ने अगर लीड रोल लिया तो फिर कारकुन जो हैं वो उनके साथ जुड़ते हैं। बाकी लीडरशिप का तो जाहिर है कद भी नहीं है, और वो आपके सामने ज़्यादातर लोग तो आए भी पीटीआई में साल सवा साल के अरसे में है कि जब मुकम्मल खाली हो गया था तो उनको जो है वो शामिल कर लिया गया। तो अब इस वक्त जो मामला है वो यही है कि अगर उनकी फैमिली ने इस एहतजाज को लीड किया तो इस एहतजाज की नौयत यकीनन मुख्तलिफ होगी और ये काफ़ी बड़ा और मौसर एहतजाज होगा। अच्छा फवाद चौधरी साहब, माजी में भी आपने ये बातें की कि लीडरशिप जो इस वक्त है वो उस कद की नहीं है जिस कद की होनी चाहिए थी। शेर अफजल खान मरवत ने ये आज के दिन कहा कि पार्टी लीडरशिप में ग्रुप्स बने हुए हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मुस्तकबिल करीब में क्या सारी झाग की तरह बैठ जाएंगी, या आपको ये लगता है कि ये मज़ीद तफरीक पैदा करेंगी या मकमसे की कैफियत पैदा करेंगी? ऐसा पार्टीज के अंदर ग्रुप बंदियां तो होती हैं, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त नासिर अली शाह का अपना ग्रुप है, शर्जील मेमन का अपना ग्रुप है, फरियाल तालपुर का अपना ग्रुप है, बिलावल साहब और जरदारी साहब भी अपने अपने ग्रुप हैं। सो पार्टीज के अंदर तो ग्रुपिंग होती है, उसका कोई इतना जो फर्क है वो नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग जो है वो तो इमरान खान के पास है। लेकिन यहाँ पे जो असल प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो स्ट्रेटजी है पार्टी की, उसमें सच्ची बात तो ये है कि अब पीटीआई की उतनी अहमियत ही नहीं रही है। इमरान खान है और अवाम है, दरमियान में पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। सो इमरान खान जब कहते हैं कि ये एहतजाज होगा तो वो एहतजाज फिर होता है, और वो कॉल देते हैं तो बात सुनी जाती है। बाकी तो लोगों का जाहिर है कि उस तरह का इम्पैक्ट भी नहीं है, और उनकी उस तरह की कोई आई वुड से कि कोई वो अभी कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो लोगों को जोड़ सकें, अपने साथ भी जोड़ सकें, पार्टी के साथ जोड़ सकें, या फिर कोई अलायंस में जोड़ सकें। क्या फवाद साहब, क्या आप समझ रहे हैं कि लंदन में फिर सियासी जमातों का कट हो रहा है? कई सियासी रहनुमा लंदन में मौजूद हैं, और सुनने में आया कि लंदन के कंट्री क्लब में बहुत जल्द कोई मीटिंग भी होने वाली है। क्या कोई नई PDM 2 बनने जा रही है? मतलब उसका क्या फ़ायदा होगा? PDM 2 बने या 1 बने, या उसका क्या फ़ायदा होगा? कोई मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इस वक्त नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत तो तबाह कर ली है, लिहाजा उनका टोटल रिलायंस जो है वो तो के ऊपर ही है, और उनका रिलायंस रहेगा। इलेक्शनों में जाने के तो मुकाबले ही नहीं रहे। सो इसलिए कोई पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी क्या कोई ग्रिप नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत तो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है, और इमरान खान जब तक ये उनका जादू सर चढ़ के बोल रहा है तो उनको कोई पॉलिटिक्स में तो खतरा है नहीं। आपने 2 साल पूरी कोशिश कर ली इमरान खान को ख़त्म करने की, उनकी अहमियत कम करने की, वो हो नहीं सकी, और अब आप उसके बाद जो है वो अब आप कर नहीं पा रहे। आपको समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना क्या है। सो जब पॉलिटिकल नैरेटिव, देखिए ना, ये रोज़ बातें आती हैं जी इमरान खान की वो मिलिट्री कोर्ट से सजा हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। ये इमरान खान की सियासत, सवाल तो ये है ना कि इमरान खान की सियासत को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इमरान खान तो ऊपर से ऊपर हो रहे हैं। तो जब तक आपके पास उनकी सियासत का जवाब नहीं है, उन इमरान खान तो सबसे बड़ा रेलिवेंट फैक्टर रहेंगे। अच्छा फवाद चौधरी साहब, बहुत सारे लोग जो हुकूमती हलकों के करीब तर हैं वो ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो खान साहब के लिए ज़्यादा मुश्किल पेश ला सकता है बसूरत दीगर जो दीगर केसेस हैं। आप बड़ी बारीक बीनी से आपने तजिया किया हुआ है सारे केसेस का। ये किस हद तक कानूनी ग्राउंड के ऊपर वैलिड केस? कानूनी ग्राउंड के ऊपर तो केस नहीं है ना, ये तो सियासी ग्राउंड के ऊपर केस है। यहाँ पे सजा तो आपको इमरान खान को इद्दत में भी हो गई हुई है। तो ये तो वाहियात केसेस हैं, ना इनका सर है ना पैर है। इमरान खान आई थिंक एक और जो उनको फ़ख्र होना चाहिए, पाकिस्तान में जब भी सियासी रहनुमा इस तरह से निकाले हैं तो उनके ऊपर पैसे कमाने का, करप्शन के बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस थे। आज इमरान खान जब निकले हैं वो और उनकी काबीना में
आई थिंक उन्हें फख्र इस बात का होना चाहिए कि 1 रुपए का सीरियस केस किसी कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है। तो लोगों को तशद्दुद करके, मार के, जाली एविडेंस क्रिएट करने की कोशिशें करके, और जो एक्सपोज हो गए आपके सामने केस बनाए गए। अब ये अलकादर ट्रस्ट का केस देखें, क्या केस है कि जी वो $190 मिलियन जो थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजे, वो फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्यों नहीं भेजे? बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इस चीज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल जिसमें हिद्दत में इजाफा होता दिखाई देता है। जूं जूं सर्दी बढ़ती जाएगी उसी तरह सियासी हिद्दत में क्या इजाफा होता जाएगा, और अगर होगा तो उसका फ़ायदा किसको और नुकसान किसको। अभी तक की जो पॉलिसीज़ हुकूमत की रही, हुकूमत का बुनियादी नैरेटिव, हुकूमत आने से पहले जो मंशूर था उस पर अमल दरामद किस हद तक, हुकूमत के जो दावे थे उस पर अमल दरामद किस तक, और मईशत को बेहतरी की तरफ गामजन करने के जो दावे थे उस पर अमल दरामद किस हद तक, इसके ऊपर बात की जाएगी। और आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश होंगे सियासी एतबार से, वो किस हद तक संगीन हो सकते हैं या किस हद तक उनके लिए नॉर्मल से होंगे, इसी बारे में बात करेंगे। साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा रियाज अहमद साहब, सर लाहौर जो है वो स्मॉग से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, तो जो हद निगाह है वो बहुत महदूद है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्या आपको फैसलाबाद में बैठे हुए, क्योंकि फैसलाबाद की सूरत हाल तो लाहौर से मुख्तलिफ है, आपको हुकूमत कहीं दिखाई दे रही है? कोई आपको वज़ीर आज़म कहीं दिखाई दे रहे हों, वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी या वज़ीर माहौलियात? जी बहुत नुमाया नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब आज बाकू से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और जो हुकूमत की इस्लाहात हैं, जो माशी चैलेंजेस थे, जिस तरह पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा था, आज वो डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। डॉलर एक जगह रुका हुआ है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, खाने पीने की, गंदम सस्ती है, आटा सस्ता है, हर तरफ हुकूमत अपने वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी माशाल्लाह उन्होंने बेहतरीन अपने जो स्कोर पूरे किए हैं, महंगाई को टारगेट किया है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हैं, इन्होंने जो एक मुश्किल वक्त था उससे पाकिस्तान को निकाल लिया है। अब है हमने आगे सफ़र करना है लोगों को रिलीफ देने का। वो रिलीफ कुछ दिया जा चुका है और कुछ इंशाल्लाह हमने बिजली में भी रिलीफ मिल गया है, पेट्रोल 60-70 रुपये सस्ता हो गया है। तो ये चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने अब आगे बढ़ना है, लोगों को जो मजीद परेशानियां हैं, बिजली और सस्ती करनी है, गैस और सस्ती करनी है, खाने पीने की चीजें और सस्ती करनी है, तो ये स्मोक और रोजगार मुहैया करना है, इंडस्ट्री को चलाना। अच्छा राजा साहब, ये स्मोक तो इंडस्ट्री को चलाना है। फैसलाबाद की स्मोक तो मैं मुफ्त में दे रहे हैं आप हमें। स्मोक तो मुफ्त में मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक बुरा वक्त है, खासकर लाहौर में, फैसलाबाद में इसका असरात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये भी कवर करने के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है और आइंदा 1-2 साल में इस पर काफ़ी ज़्यादा काम होगा और इसको भी कवर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से आप जानते हैं कि स्कूल बंद हैं, ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो मुश्किल हुए हैं आम आदमी के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है। देखें, डॉलर रुका हुआ है, इसी तरह हमने जो बहुत से कर्जे हैं वो उतार दिए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो राजा साहब क्योंकि आप एक वाद शख्सियत हैं जिन्होंने इतनी खुशखबरियाँ सुना दी कि मैं भी बड़ा मुतमिन हो गया और मैंने कहा कमाल हो गया। राजा साहब, गंदम और पेट्रोल के अलावा मुझे 5 चीज़ें बता दें। बिजली सस्ती होगी क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना, गंदम, पेट्रोल, बिजली के अलावा 5 खाने वाली चीज़ें मुझे अब गिना दें जो सस्ती हुई हैं, जो आम आदमी मोहम्मद बूटे से लेकर मुरादीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप लिखें, घी सस्ता हुआ है। नहीं सर, आपको गलतफहमी हो गई है। लिखें, मैं लिखा दूं। हाँ जी, नहीं, 100% घी सस्ता हुआ है। मेरे साथ आप
इस पे जितना मर्जी बहस कर लें, घी सस्ता हो गया है। राय साहब पहले क्या इसके भाव था? साथ जनाब हमारी सब्जियां, राय साहब पहले क्या भाव था और अब क्या भाव है? आप मेरे सर बड़े भाई मैं 100 रुपए किलो सस्ता हो गया है। और राय साहब आपने मैं- पाल लिया, मेरे लिए आप- वो मैं आपका मजाकतन एहतराम उन्होंने करूं। लिखा हुआ है सोशल मीडिया पे, महंगा हुआ है चीन ये घी, महंगा हुआ है, गवर्नमेंट से पूछ नहीं के सर, देख ले आप। नहीं, चीनी ब्रेक पे सस्ती आप हो गई गवर्नमेंट से है, पूछ ले। पत्ती सस्ती हो गई है। मुझे, मैं खुद यहाँ खरीदता हूँ हर चीज, मुझे हर चीज का पता है। आप वैसे ठीक है ना मानने तो मैं नहीं, मैं आपकी बात मान सब्जियां लीजिए, मैंने सस्ती हो गई हैं, मैं उन्होंने ही फैसलाबाद से दालें खरीदा सस्ती हो गई हैं, मसाले सस्ते हो गए हैं। आप मसालों का रेट जाके मंडी से पूछे, आधा रेट रह गया है। राय साहब तो पता है बाकी अदरक, नया मानना पता तो मैं नहीं कुछ नहीं कर- राय साहब आपको पता है अदरक का क्या भाव है? सब्जियां आपने कहा सस्ती हो गई हैं, अदरक का मुझे भाव नहीं पता, अंदाजा- लेकिन अदरक पहले से सस्ती हो गई, इतना मुझे- अदरक 1100 रुपए किलो है राजा नहीं, मुझे साहब। नहीं सही पता। पाकिस्तान की तरीक का महंगा तरीन अदरक हो गया 1100 रुपए किलो, नंबर 1। शलजम 160 रुपए किलो। मैं आपको बताता जा रहा हूं ना, मैं सब्जियां आपको गिनाता जाता हूं, ठीक है। उसके बाद प्याज जनाब 120 रुपए किलो, ये मैं आपको गिना रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि राना सब सस्ता कर दिया आपने, 120 ही मिलता है। मैं 120 रुपए 120 किलो मिलता है। आपको फैसलाबाद बता रही में भी मंडी का 180 रेट सस्ता हो गया है भाईजान, आलू सस्ता हो गया हैं? क्यों आप बादशाह वाली बातें कर रहे हैं? मैं राजा साहब ये ऑन रिकॉर्ड सब कुछ चल रहा है। आलू सस्ता हो गया है, प्याज सस्ता हो गया। क्या राय साहब अगर आप प्याज 100 रुपए से सस्ता भी ला देना तो मैं आपका माथा चूमूंगा। चले चूम ले, प्याज सस्ता है। टाटा का हाथ चिट्टा ही है। राजा नहीं मान लेता जनाब। राजा साहब ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हालिया इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके थे, कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब। अब आपने उस वक्त साथ दिया था जब हुकूमत को बेहद ज़रूरत थी, बतौर अपोजिशन लीडर होके साथ दिया। क्या वजह बनी कि हुकूमत ने मुशीर मुआवन खुसूसी के लिए भी इंतखाब नहीं किया? जी मैंने आज तक किसी को ना कहा है, ना मैं बनना चाहता हूं। आपको पता है कि मैंने इलेक्शन में नहीं लड़ा था, मेरे बेटे ने इलेक्शन लड़ा था। उसको मैं कह रहा हूं कि हल्के की सियासत करो, हल्के में मैं भी उसके साथ। अब मेरी तबीयत, मैं काफ़ी बीमार हो गया था, अब मेरी तबीयत ठीक है, तो हमारा फोकस सिर्फ हल्का है। हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए। हमसे 1-2 दफ़ा पूछा भी गया है तो हमने माजरत की है। हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट अपना हल्का है, और हल्के में हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ राब्ते में हैं। और ये 40 साल का एक सिलसिला है इस हल्के में मेरा लोगों के साथ, तो वो रिश्ता हमारा कायम है और उसी रिश्ते को लेके आगे और मजबूत कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, मरियम साहबा की तबीयत ठीक नहीं चले, वो इलाज के लिए चलेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो भी चले गए कोई इलाज के हवाले से, या अपने कोई दोस्तों से मिलने। इतनी स्मोक है, आप भी फैसलाबाद में भी आप बता रहे थे स्मोक की इंतहा है। वज़ीर माहौलियात क्या लेने चलेगी? क्या जनेवा में कोई स्मोक का बंदोबस्त करने गई, या जनेवा में कोई ऐसी चीज़ थी जिससे ये सब होना था? ये तो बता दें। नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों गई है। मैं इस तरह तो नहीं, बगैर मुझे तो आपसे अभी पता चला कि वो भी गई हुई हैं। तो अरे एडवी में जी बता लगे। या आपको पता है वज़ीर माहौलियात, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो वो बस कोई होगा उनका अपनी मसरूफियात, मुझे इस बारे में नहीं पता। अच्छा राजा साहब, ये 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और कहा कि ये फाइनल कॉल है जिसमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए और जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। क्या समझते हैं किस हद तक पीटीआई के लिए मुश्किल हो सकती है या किस हद तक हुकूमत के लिए? ये पीटीआई के लिए सियासी खुदकशी साबित होगी, क्योंकि वो ना निकल पाएंगे, ना वो एहतजाज कर पाएंगे, और उनकी फाइनल कॉल है। और ये सियासी खुदकशी, मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूँ कि उनकी 24 तारीख को सियासी खुदकशी हो जानी। दूसरी इसकी बहुत सी वजूहत हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इनकी सियासी खुदकशी हो जानी है। और इनका जो एक भरम था, वो भरम 24 तारीख को ख़त्म हो जाना है। ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसकी बहुत सी वजूहत हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। अच्छा राजा साहब, यही सवाल आपसे ऐसे ही सवाल आपसे हमने अपने ही शो में इलेक्शन से पहले किया था, तो आपने कहा था कि इनके पास 5 नशिस्तें भी नहीं होंगी,
लेकिन आपके हलके समेत पूरा फैसलाबाद तकरीबन 99% फैसलाबाद भी ये जीत गए, बाकी शहरों में भी जीत गए। कहीं फिर इस दफ़ा अंदाज़ा गलत ना हो जाए। वो ये जीते थे या जिताए गए थे? वो जीते थे या जिताए गए थे? 20 मेरे हल्के में तो जिताया गया 100% सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन को, और जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन ने बाद में की हैं हरकतें, उससे आपको पता चल गया है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इससे आगे मैं कुछ नहीं तो कहूंगा। फिर जिनके लिए वो काम कर रहे हैं राजा साहब, ठीक है राजा साहब, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, तो आपके उनसे तल्लुकात नहीं है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक चीज गारंटी से कहता हूं कि मेरे बेटे को इलेक्शन हराया गया है और वो सुन्नी इत्तेहाद को जिताने के लिए हराया गया। आगे जो बात आपने 24 की नवंबर की है, मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते आपको बता रहा हूं कि उसकी वजूहात में बहुत सी हैं, क्योंकि कोई इनको ओपन स्पेस नहीं मिलनी किसी तरफ से भी, ना पंजाब से, ना वफाक से, ना और किसी तरफ से। और दूसरा, इमरान खान ने एक बहुत बड़ी सियासी गलती ये भी की है कि साथ एक कमेटी बना दी है कि ये मुज़ाकरात करे। बहुत शुक्रिया राजा रियाज हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।